मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए जन स्वराज पार्टी की तरफ से कि आज लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज तरारी लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए हैं। देश के लिए आर्म फोर्सेस से ज्यादा कमिटेड और कोई नजर नहीं आता और लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह ने एज वाइस चीफ ऑफ आर्म स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उन्होंने तरारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द अपने बारे में कहें। लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह। थोड़ा नजदीक प्रिय थोड़ा नजदीक प्रेस के भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले प्रशांत जी से मेरी मुलाकात हुई और जिस तरह से ये काम बिहार में कर रहे हैं, हर बिहारी उसको फॉलो कर रहा है और मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था उनसे कि वे और उनकी टीम गांव-गांव जाकर के पिछले 2.5-3 साल से मंथन कर रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए खोज रहे हैं जो कि सचमुच में देश की सेवा करना चाहता हो, जिसकी छवि ठीक हो और उस तरह से, क्योंकि कैंडिडेट ही सब कुछ है, उसके साथ अपनी पार्टी में बनाकर बिहार के पॉलिटिक्स को अच्छा कर सके। ये जो उनका संकल्प और साधना है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और दिल को भा गया और दिल से मैं उनके हर प्रोग्राम को फॉलो करता था, देखता था। लेकिन देखिए, ये भाग्य की बस होता है कि तरारी विधानसभा की सीट खाली हुई, उसी में मेरा गांव है और मेरी बहुत जो है यादें उसके साथ लगी हुई हैं। मैं गांव के साथ लगा रहा हूं हमेशा, आप हमारे गांव से पूछिएगा। शुरू में मेरी परवरिश एक साधारण परिवार में, किसान के परिवार में, मेरे पिताजी किसान थे। वहाँ पर मैंने प्राइमरी स्कूल किया और हाई स्कूल सुरपुरा में गए, जहाँ मेरे चाचा जी टीचर थे। वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए। बिहार से एक ही सीट होता था। हम तो ट्रेन वगैरह कहीं नहीं बैठे थे, सीधे सुरपुरा से पहुंच गए देहरादून। उसके बाद में फौज का कैरियर चलता रहा। एनडीए किए, आईएमए में थे, टॉप ब्रैकेट में थे। तो मेरे से पूछा गया कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। उस समय मैं बहुत प्रभावित था फील्ड मार्शल मानेकशॉ से, तो मैंने फील्ड मार्शल मानेकशॉ की रेजिमेंट 8 गोरखा राइफल्स ज्वाइन की और एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट दिल्ली में पोस्ट, जब मैं पोस्ट हुआ तो उनसे मिलने का मौका मिला। वो मेरे आइडियल बने रहे और
आगे की कहानी कहने से पहले मैं बता देता चाहता हूँ कि जब वो 2008 में उनका देहांत हुआ तो मैं उनके साथ था 4 दिन, और वो हमारे रेजिमेंट के पहले कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं। कर्नल फादर फिगर होता है, और मैं 8वां कर्नल ऑफ द रेजिमेंट था जिनके हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। तो मेरा लगाव उनके साथ हमेशा लगा रहा। फिर उसी बटालियन को मैंने कमांड किया। इंडियन आर्मी के जो लोग जानते हैं, सबसे कठिन इलाका होता है सियाचिन ब्रिगेड। मेरे को सियाचिन ब्रिगेड कमांड दिया गया सबसे ज़्यादा टेन्योर के लिए, टाइम के लिए। उसके बाद मैंने कुपवाड़ा डिवीज़न में कमांड किया, जहाँ पर कि 2005 में अर्थक्वेक आया था। वहाँ का पूरा रिहैबिलिटेशन करवाया। जनरल सिन्हा जो होते थे उस समय गवर्नर होते थे, और मेरे को वहाँ के अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उसके बाद में मैं उसी रैंक में पूना गया सदर्न कमांड में, जहाँ पर कि मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स किया जा रहा था पहली बार। उसका पूरा संचालन मेरे हाथों में था और बहुत अच्छा प्रेज हुआ। उसके बाद में मैंने लेह का, जो कि हमारे इंडियन आर्मी का सबसे कठिन और सबसे बड़ा कोर है, उसका कमांड दिया गया। उस समय चाइनीज़ का जो बिल्डअप हो रहा था, उसके लिए पूरा आर्मर्ड रेजिमेंट्स और टैंक्स उस समय मेरे को, मैं अपना श्रेय ले सकता हूं कि मैंने उसको इंडक्ट कराया। वहीं पर वो जो बॉर्डर के जो बना हुआ डिफेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उस समय स्टार्ट किया गया, जबकि अब बहुत अच्छे क्वालिटी के हो गए हैं। उसके बाद मैं आर्मी कमांडर बन करके जयपुर में गया। जयपुर में 1 साल काटने के बाद में मेरे को दिल्ली में वाइस चीफ के तौर पर बुला लिया गया। वाइस चीफ के तौर पर जब मैं था तो उस समय उत्तराखंड का जो त्रासदी हुई थी, उसका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल मैं ऑप्स रूम से किया। और उसके बाद जब मैं रिटायर किया 2013 के अंत में, एक दिन भी गैप नहीं था मेरे लिए। 4 साल के लिए मेरे को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के तौर पर वहां पर नियुक्ति किया गया। अब जब मेरा पूरा 41 साल फौज की नौकरी, 4 साल जज की नौकरी, ये सब पूरा होने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो मैंने कहा कि अपना मैंने फर्स्ट इनिंग्स जितना हो सकता था देश की सेवा में लगा दिया। अब सेकेंड इनिंग्स में मेरे को अपने गांव की तरफ जाना है। तो मेरा, जब प्रशांत जी ने ये प्रपोजल दिया तो मेरे को लगा कि अब मैं इसी के लिए देख रहा हूँ कि जो बचा खुचा समय है वो वापस अपने समाज को देने में बिताऊं। तो जब मैंने अपने गांव से पूछा तो गांव में बहुत उत्साहित हुए लोग, सब लेडीज वगैरह, पूरा घर भर गया। सबका यही था कि बबुआ तू जा, हमनी के लाइफ अच्छा करो। ये जो है ये दिल को छूने वाली बात है। एक हमारे कर्नल साहब थे राजेश सिंह, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर हम आपके गांव गए थे और उससे पीरों में पूछ रहे थे कि करत गांव जाने का रास्ता कौन सा है। तो उस लड़के ने बोला, अच्छा आप जनरल साहब के गांव जाना चाहते हैं? दिल्ली, नोएडा जहां मैं ये था वहां कोई नहीं जानता मेरे को, लेकिन यहाँ अभी भी मेरे को लोग उतनी प्यार और इज्जत से याद करते हैं। अभी मेरा समय है कि उस प्यार और इज्जत को वापस करूं। बच्चे मेरे सेटल हो गए हैं, वाइफ नहीं है, तो अब मैं अपना समय सेवा में उस समाज को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। For me, brothers and sisters of press, it is a time to pay back to the society which has made me what it is, and
to ensure the growth of Bihar on the models and on the dreams of Prashant ji and Jan Suraj. And let us bring a very clean and healthy politics so that our country and our state and our district and villages do as well. Jai Bihar, Jai Hind. एक सवाल है आपसे, अग्निवीर के बारे में आपका क्या कहना है? जी, अग्निवीर के बारे में क्या कहना है? देखिए अग्निवीर लेटेस्ट आया हुआ है। मैं भी आपकी तरह जो है सिर्फ अपना विचार दे सकता हूं, हम भी इंडिविजुअल विचार है। अब पॉलिसी के रूप में किस तरह से क्या हुआ मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं अपने पुराने विचार का आदमी हूं और मैं सोचता हूं कि मैं खुश नहीं हूं उस डिसीजन से। इसलिए नहीं खुश हूं, 2-3 कारण बता देता हूं। हमारे सिपाही के लिए हमारा रेजिमेंट एक परिवार होता है, जहां वो 17 साल 20 साल जैसे बन जाता 25 साल 30 साल तक काम करता है। उसके बाद में जब भी होता है वो समय का जो भी परिवार का हेड होता है उसको लिखता है कि सर मैं यहाँ हूँ, ये हूँ, वो रेजिमेंट उसका देखभाल करता है। अब जहाँ 20 साल इतने की जो 17 साल की जो नौकरी में जो एफिलिएशन होता है उसको हमारे टर्म में रेजिमेंटेशन कहते हैं। तो 4 साल का अग्निवीर जो जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है उसकी लगाव उस परिवार के साथ कैसा होगा, वो कम होगा। वही हम लोगों का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। गलवान की लड़ाई में चाइनीज जो हैं जिसका मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं वो टूर ऑफ ड्यूटी का मॉडल 4 करते जो कि हम आपको ये करते हैं। उनका जो फाइटिंग कैपेबिलिटी था वो हमारे सैनिकों के सामने कुछ नहीं था। उनके पास टेक्निकल चीज़ें थी, वेपन्स थे, बट जिस जज्बे के साथ हमारे ट्रुप्स लड़ते हैं, जब सीओ साहब का ये उनके ऊपर प्रहार हुआ पूरा रेजिमेंट बौखला गया। बिहार रेजिमेंट थी कि सर आपने हमारे सीओ साहब को मार दिया। वो आप खुद सोचिए कि 4 साल में वो कनेक्टिविटी आ पाएगी, रेजिमेंटेशन आ पाएगा। दूसरा कोई टेक्निकल ट्रेनिंग जो है उसमें टाइम लगता है। एक सिविलियन से एक सिपाही को बनाने के लिए 1.5 साल के करीब 2 साल के करीब लगता है। उसके बाद अगर वो आमदपुर में गया है तो उसको टैंक का ड्राइवर बनना है, टैंक का गनर बनना है, टैंक का लोडर बनना है। हर चीज़ में टाइम लगता है। जब तक वो परफेक्ट होता है अपनी ट्रेनिंग 4-5 साल करने के बाद उसको जाने का टाइम आ जाता है। तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और ये के लिए भी। देखिए ऐसा है, कोई भी नया चीज़ आता है तो उसमें कमियां और स्ट्रेंथ होती हैं। उनके स्ट्रेंथ होगा तभी उन्होंने लागू किया है, लेकिन मेरे विचार से इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है और जहां तक हो सके उसको सुधारने की ज़रूरत है। क्या आप अपने इलाके, क्योंकि आपका इलाका और छपरा का इलाका ये फौजियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अपने नए जो नवयुवक हैं तो आप मना करेंगे कि अभी अग्निवीर में शामिल मत हो? नहीं, ऐसा है कि कभी नहीं करेंगे। वो सिपाही है, देश की रक्षा के लिए जा रहा है, ट्रेनिंग में जा रहा है। हम बोले क्यों कह दे कि बेटा तुम 25% में अभी सेलेक्ट नहीं होगा। मेरे विचार से लगता है कि इस गवर्नमेंट इसके परसेंटेज को और बढ़ाएगी। दूसरा, ये गवर्नमेंट का स्कीम है और पुराने हरियाणा में भी वो बोल रहे हैं अभी के लिए इसको फेल नहीं होने देंगे। कोई भी अग्निवीर बेकार नहीं होगा, उसको कुछ न कुछ नौकरी मिलेगी। हमने तो जितने भी आए हैं कि सर हम करें कि नहीं करें, हमने कहा बेटा आज जाओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज जाऊँ। मैं किसी को नहीं रोकूंगा, किसी को एडवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिसी चेंज होती रहती है। आप दोनों बात कह रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, आप पॉलिटिकली देख रहे हैं ऐसे देर पर। मैं तो एक टेक्निकल अपना फौजी के तौर पर बोल रहा हूँ कि जाना है उसको, नौकरी करनी है। हो सकता है उस 25% में आ जाए, हो सकता है ये कोटा 25 से 50-75 हो जाए, या जैसे पहले आया था शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें था कि 5 साल के बाद चले जाएंगे आप, फिर 10 साल के बाद चले जाएंगे करके। अभी 90% शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को परमानेंट मिल जाता है।
तो अभी हम क्यों उसको रोक दें? उसको जाने देना है, लेकिन हमारा सरकार से यही प्रार्थना है कि इसको फिर से देखभाल करें, एक कमेटी बनाएं और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें।